नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर भारत रूस संबंधों को लेकर है। एक कार्यक्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा है कि भारत कभी अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा। इसके बाद हमारी दूसरी खबर हरियाणा से है। देश के गृह मंत्री अमित शाह रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 825 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है। इसके बाद हमारी अगली खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर के मीडिया से संवाद किया है और लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील उनकी ओर से की गई है। इसके बाद हमारी अगली खबर यूपी के बरेली से है, जहां जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थी। करीब 10,000 जवानों और ड्रोन की मदद से इलाके में निगरानी की गई। इसके बाद हमारी अगली खबर का भी हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन के दिए गए बयान को लेकर। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर भारत रूस संबंधों को लेकर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को सच्चा दोस्त बताया है और उम्मीद जताई है कि भारत रूस से तेल खरीदने को लेकर कभी भी अमेरिकी दबाव में नहीं आएगा। साथ ही पुतिन ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूसी तेल खरीद की वजह से अमेरिकी टैरिफ झेल रहे भारत को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि भारत कभी भी अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा। पुतिन ने पीएम मोदी को सच्चा मित्र बताया और कहा कि वो कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचे। इस दौरान पुतिन ने दिसंबर में भारत यात्रा को लेकर भी खुशी जताई और रूसी अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत के साथ व्यापार असंतुलन को खत्म किया जाए। पुतिन ने कहा कि भारत चाहे तो व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए रूस से और ज्यादा कृषि उत्पाद और दवाइयां खरीद सकता है। वहीं अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अमेरिका भारत जैसे देशों पर रूस से व्यापार को लेकर दबाव डालता है, जबकि खुद यूरेनियम के लिए रूस पर निर्भर है और इससे अमेरिका को लाभ मिलता है। बता दें कि अमेरिका की इस दोहरी नीति को कई बार भारत सार्वजनिक मंच से उजागर कर चुका है। अभी हाल ही में ट्रंप ने रूस को कागजी शेर बताया था। इस पर पुतिन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अगर रूस कागजी शेर है तो आजमा कर देख लो। इस समय रूस सिर्फ यूक्रेन से जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि यूक्रेन के मददगार नाटो से भी लड़ रहा है। इस दौरान पुतिन ने ब्रिक्स की स्थापना पर खुशी जताई और इसके लिए भारत और चीन का शुक्रिया अदा किया। पुतिन ने कहा कि भारत और चीन ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं जहां सबको न्याय मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन और खादी कारीगर महोत्सव में शामिल हुए हैं। इस दौरान अपने संबोधन में उनकी ओर से कहा गया है कि हरियाणा में रोजगार के नए अवसर इसके चलते खुलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। और क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के रोहतक दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले साबर डेयरी अमूल प्लांट का उद्घाटन किया और इसके बाद खादी कारीगर महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कारीगरों को आधुनिक मशीनें वितरित की। साथ ही प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन दोनों कार्यक्रमों में अमित शाह का संबोधन भी हुआ, जिनमें उन्होंने हरियाणा के विकास पर जोर दिया। 150 मेट्रिक टन प्रतिदिन दही, 10 मेट्रिक टन मीठा दही मतलब योगर्ट
3 लाख लीटर छाछ और रोज 10,000 किलो मिठाई यही प्लांट में बनेगी, जो किसानों के समृद्धि का कारण होगी। पूरे एनसीआर में और उत्तर भारत में यहां से ये आगे बढ़ेगा। मित्रों, आज हमारी साबर डेयरी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सभी राज्यों के किसानों की सेवा कर रही है और अब हरियाणा में हर जगह ये पहुंचेगी। इससे किसानों की आय में बहुत बड़ी समृद्धि होगी। कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया। जो पुराने लोग काम करते थे वो करते गए, खादी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया। और परिणाम देखिए साहब, 2014-15 में केवीआईसी का टर्नओवर, खादी ग्राम उद्योग योजनाओं का टर्नओवर 33,000 करोड़, 33,000 करोड़ की बिक्री खादी के कपड़े और ग्रामोद्योग की चीजों की होती थी, जो खादी से जुड़े हुए हैं। और आज उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होकर 30,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गए। देश की ढेर सारी कंपनियों का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ नहीं है, और 1,70,000 करोड़ है भी तो उसका मुनाफा कुछ लोगों के घर में जाता है। और खादी के 1,70,000 करोड़ टर्नओवर से आया हुआ एक एक मुनाफा मेरे बुनकर और मेरे देश की बहनों को रोजगार देने में काम में आता है। रोहतक में अमित शाह के कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन कदमों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। खुशी है कि आज जिस साइबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा ये किया गया है, यह इस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। यह दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में दुग्ध उत्पादकों की मांग को पूरा करने के साथ साथ हरियाणा राज्य में रोजगार को ये बढ़ावा देने का काम करेगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मान्यवर, हम आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कम ब्याज पर हम ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। हैफेड द्वारा फसलों की एमएसपी पर खरीदी की जा रही है तथा किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शुगर फेडरेशन द्वारा गन्ने का जो भाव है वो भी किसानों को 400 रुपए क्विंटल लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है। डेयरी फेड द्वारा प्रदेश में 6 मिल्क प्लांट संचालित हैं। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का भी ये उत्सव है जिसका विजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है। एक समय था जब खादी को केवल आजादी से जोड़ा जाता था, लेकिन आज
माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज अमित शाह जी आपके भगीरथी प्रयासों से तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से खादी आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली ये माध्यम बन चुकी है। ये हमें खुशी है। आदरणीय अमित शाह जी, आपने सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ये लागू की है, जिसमें गांव, कृषि, महिलाएं, ग्रामीण, दलित, आदिवासी इसके केंद्र में रखे गए हैं। यह नीति पारदर्शिता, तकनीकी और सदस्यों के हितों को ये प्राथमिकता देती है, जिससे सहकारी इकाइयां आज कॉरपोरेट क्षेत्र की बराबरी पर आज खड़ी हैं। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी में सुधार को लेकर पीएम मोदी के कदमों की सराहना की। नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं रोहतक के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचे अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी देखी और इसके बाद 12 जिलों में 825 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में विकास के लिए लगातार कमर कसे हुए है, काम कर रही है। क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन करें इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में इस देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। हरियाणा दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने कुरुक्षेत्र के मेला ग्राउंड में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी देखी। इसके बाद उन्होंने 12 जिलों में 825 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन में सीएम सैनी की जमकर तारीफ की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं। वरना हरियाणा तो ये प्रदेश है जिसमें कहते थे कि एक सरकार आती है तो एक जिले का विकास होता है और दूसरी सरकार आती है तो दूसरे जिले का विकास होता है। बाकी का हरियाणा लाइन में ही खड़ा रह जाता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस संकुचित दृष्टियों से मुक्त होकर हर जिले की और हर जाति बिरादरी की सरकार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। और हरियाणा में, पूरे देश में यहां की नौकरियां देने की व्यवस्था को कुछ लोगों ने बर्बाद किया था। बदनाम भी हुआ हरियाणा, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां खर्ची और पर्ची दोनों सिस्टम को खत्म कर जिसमें मेरिट से उसके घर पर डाकिए से अपॉइंटमेंट के लेटर भेजने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि हमारी सरकारों की अनेक उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं को खर्ची पर्ची के बगैर मेरिट्स के आधार पर नौकरी देने की यह व्यवस्था है। इसलिए मैं पूरे हरियाणा की जनता की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून लागू किए जाने पर कहा कि इससे समय पर न्याय मिलना आसान होगा। हमारी जनता के मन में एक छवि बनी है कि थाने में जाएंगे
तो कई सालों तक न्याय नहीं मिलने वाला है। मगर मैं विश्वास से कहता हूं कि 2026 के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी उसका एवरेज 3 साल में पूरा निपटान समाप्त हो जाएगा और न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। पहले जो कानून थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे और कानून बनाने का उद्देश्य उनकी शासन व्यवस्था को बरकरार रखना। कानून बनाने का उद्देश्य भारत की जनता के कल्याण का नहीं था। 15 अगस्त 2047 से हमें आजादी तो मिल गई, मगर 1860 में ब्रिटिशर द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए हुए कानूनों से मुक्ति नहीं मिली। 1/7/2024 से ये तीनों अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर कर भारतीय न्याय संहिता के युग का उदय किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में 3 नए कानून प्रभावी तरीके से लागू किए गए हैं। हरियाणा देश का ये अग्रणी राज्य है जिसने इतने कम समय में नए कानूनों को सफलतापूर्वक हरियाणा में लागू किया है आपके नेतृत्व के अंदर। मुझे खुशी है मान्यवर, इन कानूनों को लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस को पूरी तरह से हमने सक्षम बनाया है। सभी पुलिस कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सभी जांच अधिकारी इन कानूनों के प्रति न केवल पूर्णतः जागरूक हैं बल्कि इनको लागू करने हेतु पूरी तरह सक्षम भी हैं। हमने इन कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया है। चाहे ई साक्ष्य, ई समन ऐप सफलतापूर्वक हमने लागू किए हैं। सभी जांच अधिकारियों को ऐप एवं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने का प्रशिक्षण भी हम दे चुके हैं। हमने गवाही देने में भी तकनीक का उपयोग करने की पूरी व्यवस्था हमने हरियाणा में खड़ी की है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस थानों, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं, न्यायालय कक्षों, कारागारों और बैंकों में 2145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष हमने हरियाणा में स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमित शाह के आगमन पर अपनी खुशी व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार सभी वर्गों के हित में बिना भेदभाव से काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर के मीडिया से संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार के कदमों की जानकारी दी है और लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें, ये स्वदेशी है। स्वदेशी को अपनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस सोच के साथ सरकार हर मुमकिन प्रयास में जुटी है ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके। हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और इस दिशा में सरकार के कदमों की जानकारी दी। 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की लिमिट ये हमने की ताकि लोगों के पास पैसा होगा तो खरीद करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे तो उद्योग लगेंगे, रोजगार बनेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से आर्थिकी में इस चक्र में वो सारा सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो हम अपने देश की आर्थिकी को बढ़ा करके मजबूत कर रहे हैं। 13-14 में हमारा देश 11वें स्थान पर था दुनिया में अपने जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी। आज हम 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं और बहुत जल्द 1-2 साल के अंदर मैं कह सकता हूं 2027 तक हम 3रे स्थान पर पहुंच जाएंगे। जर्मनी अभी हमसे आगे है, उसको हम पछाड़ देंगे और हमारे से आगे फिर चाइना और यूएसए
2 देश बचेंगे, लेकिन हम उनके साथ compete करने के लिए अपने देश में ये सब अभियान चलाएंगे कि देश के लोगों को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। अभी जैसे जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं, इसके कारण से भी लोगों को काफ़ी बचत होगी, चीज़ें सस्ती होंगी और बचत होने के बाद उस पैसे का वो अपनी आवश्यक चीज़ों के ऊपर खर्च करेंगे और फिर से खरीदारी बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा। तो ये एक अपने आप में एक सहूलत दी गई है। इस दौरान मनोहर लाल ने अमेरिकी टैरिफ पर कहा कि इससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। क्योंकि देश के ऊपर बहुत से संकट भी ऐसे देखे जा सकते हैं। दुनिया के कुछ देश हमको दबाव में लाना चाहते हैं। जैसे देखते हैं टैरिफ की बातें हो रही हैं। टैरिफ का मतलब है कि हम भारत के उत्पाद को कैसे निरुत्साही करें। उनकी इतनी ताकत नहीं है कि हमको निरुत्साही करेंगे। हमारे देश की मार्केट दुनिया के सब देशों से बड़ी मार्केट है और इस मार्केट का जो अपना उपयोग है वो भी कम नहीं है। और हम 1-2 देश ऐसे करते होंगे, बाद में पछताएंगे भले ही, लेकिन आज बहुत देश हैं हमारे साथ व्यापार में खड़े हैं। अगर कोई बड़े देश हमसे नहीं भी लेंगे तो बहुत ऐसे देश हैं, उतना उत्पादन तो हमारे दूसरे देश हैं, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता एक दूसरे के ऊपर लगातार बनी रहेगी। कोई भी देश दुनिया का ऐसा नहीं कि अपने आप में अकेला चलना चाहे तो चल सकता है। हाँ, अपने देश को ज्यादा मजबूत करना ये हर एक देश करता है, हमको भी अपने देश को मजबूत करना है। लेकिन आत्मनिर्भरता में हम अगर एक दूसरे से संबंध बना के रखेंगे तो अच्छा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम दुनिया से बराबरी का रिश्ता चाहते हैं और अब मेक फॉर वर्ल्ड की सोच के साथ काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश में भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। कोलंबिया के एक विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र व्यवस्था पर व्यापक हमले हो रहे हैं। राहुल के इस बयान को लेकर के बीजेपी की ओर से तमाम बयान सामने आ रहे हैं, कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी के नेताओं की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब भी विदेश के दौरे पर रहते हैं तो अपने किसी न किसी बयान से सुर्खियों में रहते हैं। इस बार कोलंबिया की यात्रा पर राहुल गांधी ने मेडेलिन में बने EIS विश्वविद्यालय में कहा कि बीजेपी RSS की विचारधारा कायरतापूर्ण है, जिसकी वजह से भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। अब राहुल गांधी के इन बयानों की बीजेपी नेताओं के साथ ही घटक दलों ने भी कड़ी आलोचना की है और कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि देश को 75 सालों में सबसे बड़ा खतरा तब हुआ जब राहुल गांधी की दादी ने देश में आपातकाल लगाया था। वहीं पटना से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कड़े शब्दों में कोलंबिया में दिए गए राहुल गांधी के बयान की निंदा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता वियोग में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन 2047 तक देश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय लोकतंत्र को कभी अगर पिछले 75 वर्षों में परेशानी हुई है तो 25 जून 1975 को जब उनकी दादी श्री ने आपातकाल लगा करके प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, नागरिक आजादी पर प्रतिबंध लगाया, उनको इतिहास से सबक लेना चाहिए। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं।
पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है यहाँ पर। बहुत घटिया स्टेटमेंट है, और ये सत्ता वियोग में पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है वैसे तड़प रहे। और जब तक कांग्रेस को सत्ता नहीं मिलेगी तब तक देश का लोकतंत्र खतरे में रहेगा, देश का संविधान खतरे में उनको दिखाई देगा, देश की संवैधानिक संस्थाएं खतरे में दिखाई देंगी। लेकिन अभी 2047 तक ना तो कांग्रेस का देश में कोई राजनीतिक भविष्य है, और ना बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का कोई राजनीतिक भविष्य है, और न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य है। वहीं हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी की आदत है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन ने भी राहुल गांधी की कड़े शब्दों में निंदा की। विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी जी की आदत है। भारत माँ के दो तरह के लाल हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाके भारत का नाम रोशन करते हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाकर भारत का नाम डुबोने की कोशिश करते हैं। अब फैसला तो लोगों को करना है कि कौन किस तरह का लाल है। सामंती लिंचिंग करने वाले देश और विदेश में झूठ और झांसे के जरिए भारत विरोधी मुगाम्बों को खुश करने में लगे हुए हैं। आप जो है वो लोकतंत्र की सामंती लिंचिंग करने की जो साजिश के साथ जो है वो भारत विरोधी मुगाम्बों को खुश करने की सोच और सनक में अगर आप लगे रहेंगे तो आपके इसी तरह की सुर सुनाई पड़ेंगे। और लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब को एक बात समझना चाहिए कि इसी तरह की इनकी जो धूर्तापूर्ण धमाल और कमाल है उसने आज कांग्रेस पार्टी को घर से घरौंदा बना दिया है, और आज जो है वो घोंचू का घोंसला बनता जा रहा है। घर से घरौंदा और घरौंदे से घोंचू का घोंसला, और इस घोंचू के घोंसले में जो है वो पप्पू का चोचला चल रहा है। ये कमाल की चीजें हैं। इनको ये लगता है कि कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। ये अभी भी उस सोच और सनक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। राहुल गांधी सावधान, आपको ध्यान होना चाहिए कि आप विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे हैं, इस देश में कैबिनेट रैंक आपके पास है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। आप जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो ऐसा काम न करें, देश को बदनाम न करें। जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उनकी ये आदत हो गई है, उनको लत लग गई है कि जब भी वो विदेश जाते हैं तो लगता है एजेंडा लेकर जाते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। पूरे दुनिया में जो भारत के विरोधी दो देश हैं वो भारत के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो भारत के डेमोक्रेसी पर सवाल उठाते हैं। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, और उसके विपक्ष के नेता लीडर ऑपोजिशन होकर जिस तरह विदेश में जाकर विदेश की धरती से भारत को बदनाम किया, भारत के लोकतंत्र का अपमान किया, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये देश उनको क्षमा नहीं करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने विदेशी धरती से कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर देश में बखेड़ा खड़ा हो गया। सवाल है कि जिस लोकतंत्र में कुछ भी कहने और बोलने की आजादी हो, उस पर इस तरह से सवाल उठाना कहां तक उचित है, और वो भी विदेशी सरजमी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में मेरे यानी आयुष्पाल के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।